हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। तो ये क्लास 12 ज्योग्राफी से आज हम आप सभी से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछेंगे। ये एमसीक्यू के इंपॉर्टेंट है क्या, आपके 1 से लेकर 3 चैप्टर के वही एमसीक्यू प्रश्न पूछेंगे। अगर आपकी तैयारी अच्छे से होगी आप इन प्रश्नों का उत्तर भी सही से दे पाएंगे। तो चलिए प्रश्न को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, देखिए, मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी एवं क्रियाशील मानव के बीच क्या परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। देखिए, अगर विकल्प ना आपको देने की जरूरत पड़े और आप आंसर दे दे तो समझ लीजिएगा आपकी तैयारी क्या है, काफी अच्छी है। तो चलिए यहाँ पर देखिए, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, एलन-सी सिंपल होगा। आपके विकल्प में दिया है चर्चिल सिंपल जी। अब देखिए, इनका विस्तृत नाम तो नहीं देखा गया है, लेकिन दो जगह इनका नाम मैं देखा हूं, एलन-सी सिंपल। एक यहाँ पर आपको दिखाई देगा चर्चिल सी सिंपल। तो सिंपल ऑप्शन क्या है, सही है। अगला प्रश्न है आपका, आदिम मानव समाज और प्रकृति की प्रबल शक्तियों के बीच की अन्योन्य क्रिया को क्या कहते हैं। तो विकल्प है पर्यावरणीय निश्चयवाद, बी है संभववाद, सी है नव निश्चयवाद। तो इनमें से सभी, इस पाठ को मैंने काफी अच्छे तरीके से आप लोगों को पढ़ाया हूं, तो आप लोग इस प्रश्न का उत्तर जरूर दे पाएंगे। और ये प्रश्न भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि निश्चयवाद किसे कहते हैं, संभववाद किसे कहते हैं। तो इन्हें आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपसे है, निम्नलिखित में किस तत्व को माता प्रकृति कहा जाता है। तो चलिए, इस प्रश्न का उत्तर है भौतिक पर्यावरण को हम क्या माता प्रकृति कहते हैं, इसे आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा जाता है, रुको और जाओ निश्चयवाद के प्रतिपादक थे। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। रुको और जाओ निश्चयवाद के प्रतिपादक कौन है, ग्रिफिथ टेलर जी हैं। आप लोग अगर सही उत्तर दे पा रहे होंगे, खुद से सोचिएगा तो काफी अच्छा होगा। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछते हैं, भूगोल की कौन सी शाखा मानव भूगोल में शामिल नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, संसाधन भूगोल दिया है, जलवायु विज्ञान दिया है, पर्यटन भूगोल दिया है, कृषि भूगोल दिया हुआ है। इसमें जलवायु भूगोल जो है, जलवायु विज्ञान, वो क्या है, शामिल नहीं है। चलिए अगले पार्ट से आपसे प्रश्न करते हैं, विश्व जनसंख्या संगठन से 3 प्रश्नों को भी आप बताइएगा। विश्व में दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है। सभी को मालूम है, अपना देश भारत है। अब पहले नंबर पर कौन है, चीन है। अगला प्रश्न है, लोगों की संख्या एवं भूमि के आकार के मध्य के अनुपात को क्या कहते हैं। जनसंख्या घनत्व कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि निम्नलिखित में जनसंख्या प्रवास का अपकर्ष कारक क्या है। मैंने आपको ये बताया था कि प्रतिकर्ष कारक किसे कहते हैं, अपकर्ष कारक किसे कहते हैं। तो इसमें देखिए, जनसंख्या की वृद्धि भी आपको इसमें दिया हुआ है उत्तर कि निम्नलिखित में जनसंख्या प्रवास का अपकर्ष कारक है। बेरोजगारी ऑप्शन दिया है, प्रतिकूल जलवायु दिया है, महामारी दिया है, शांति और अस्थायित्व। तो अपकर्ष कारक क्या करता है, आपको बुलाता है, आइए हमारे यहाँ रहिए। तो शांति एवं अस्थायित्व इस प्रश्न का क्या होगा, सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ पर आप लोग देखिएगा, जननांगी संक्रमण सिद्धांत की प्रथम अवस्था में सन्निहित रहती है। तो उच्च जन्म दर व निम्न मृत्यु दर, उच्च निम्न दर व निम्न मृत्यु दर। सीधे से मैं आपको उत्तर बता दे रहा हूं, इसमें उच्च जन्म दर व उच्च मृत्यु दर होता है। अभी शायद 2-3 दिन पहले मैं आपको ये पाठ पढ़ा रहा था, तो काफी अच्छे से बताया। अगला प्रश्न है, किस विद्वान का मानना था कि लोगों की संख्या खाद्य पूर्ति की तुलना में अधिक तीव्र गति से बढ़ती है। तो थॉमस माल्थस, यानी ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का क्या होगा, सही उत्तर होगा। चलिए अगले पार्ट से पूछते हैं, चैप्टर नंबर 3 से जनसंख्या संगठन से पूछा जाए। ये देखिए, पूछने से भी आपको क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा, कुछ लोगों को ना भूला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, विश्व में लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर 468 महिलाएं मिलती हैं। तो संयुक्त अरब अमीरात में मिलती हैं। ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न आपसे पूछते हैं, तो बताइएगा, विकसित राष्ट्रों के अधिकांश नगरीय क्षेत्रों में उच्च लिंगानुपात मिलने का प्रमुख कारण क्या है। तो देखिए, इसमें उपयुक्त सभी ऑप्शन नंबर सही है। नगरीय क्षेत्र में रोजगार के अधिक साधनों का मिलना, ग्रामीण क्षेत्रों के कृषि कार्यों में पुरुषों की उच्च भागीदारी, ग्रामीण क्षेत्रों से नगरीय क्षेत्रों की ओर होने वाला महिला प्रधान प्रवास, यानी ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट उत्तर है। मैं देखिए, अभी ये जो आपका चैप्टर नंबर 3 है, बहुत पहले ही पूरा पढ़ा लिखा कर खत्म कर दिया हूं, पूरा कोर्स क्लास 12 का। ये मैं नया सेशन चालू किया था, जो कि अभी मैंने 3 पार्ट तक चालू किया हूं, जो कि रिवीजन के तौर पर है। नया सेशन मत कहिए, रिवीजन के तौर पर है, जो कि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आए।
तो अगला बोलते हैं, चौथा प्रश्न इसमें दिया है, जनसंख्या पिरामिड के प्रत्येक आयु वर्ग में दायां भाग प्रतीत करता है। जो दाहिना वाला भाग होता है उधर क्या स्त्री को प्रदर्शित करते हैं, और यहाँ बाएं वाले की तरफ क्या पुरुष को प्रदर्शित करते हैं जनसंख्या पिरामिड के चित्र में। तो इस यहाँ पर कौन सा ऑप्शन नंबर सही होगा, कौन सा प्रश्न था यार, हाँ, जनसंख्या पिरामिड के प्रत्येक आयु वर्ग में दायां भाग प्रतीत होता है, तो इसमें विकल्प ऑप्शन नंबर बी होगा, स्त्रियों के प्रतिशत का। अगला प्रश्न है इसमें, निम्न में से किस देश का आयुलिंग पिरामिड घंटी के आकार का है। इसे मैं आपको बताया था, उदाहरण के तौर पर ऑस्ट्रेलिया जो है घंटी के आकार का है इसका आयुलिंग पिरामिड। अगला प्रश्न पूछते हैं, कार्यशील जनसंख्या का आयु वर्ग कितना है, तो 15 से 59 वर्ष है। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा जाता है, निम्न में से किस देश का आयुलिंग पिरामिड निम्न जन्म दर एवं मृत्यु दरों को प्रकट करता है, तो जापान। जापान क्या है, सबसे विकसित है और लोग समझदार भी हैं। तो बस इतना ही प्रश्न आपसे पूछा जाए, काफी अच्छा है प्रश्न जो मैं पूछा हूं। तो इसी तरह से आप बहुविकल्पी प्रश्नों को याद करते रहिए। ये तो मैं सोचा कि क्यों ना कुछ आप लोगों से बहुविकल्पी भी प्रश्न पूछे जाएं। तो फिर से क्लास चैप्टर 4 आपका जल्द ही वीडियो आने वाला है, या कल या परसों आ जाएगा या आज भी आ सकता है। तो मिलते हैं आपसे लोग से नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आप लोग अपनी तैयारी जारी रखिएगा। धन्यवाद।